नमस्कार दोस्तों। फिर मैं आप लोग के समक्ष इतिहास से संबंधित एक वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो पूरे इतिहास का कालखंड को बताएगा और पूरा सिलेबस के बारे में। फिर ये इससे पीछे वाला भी मैंने एक वीडियो डाला हूँ, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी सिलेबस से संबंधित है। और इससे ये वीडियो और काफ़ी इसका भी इस बात में जिक्र किया गया और ये काफ़ी डिटेल्स में है। और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से इतिहास के बारे में समझ में आ जाएगा। साथ साथ में इस वीडियो में आधुनिक विश्व इतिहास का भी जिक्र किया। तो दोस्तों, हम लोग अब अभी इस वीडियो में इतिहास के कालखंड के बारे में जानेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांट दिए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिफिनेशन लिखा चुका हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होती है, जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। प्राग ऐतिहासिक काल जो 30 लाख BC से लेकर 2500 BC के बीच की घटना है। आदि ऐतिहासिक काल ये है 2500 BC से लेकर 600 BC के बीच में। और ऐतिहासिक काल 620 से लेकर 1950 AD। आइए, सबसे पहले मैं प्राग ऐतिहासिक काल की क्लासिफिकेशन करता हूँ। इसको मैं विभाजित करता हूँ, बांटता हूँ। पाषाण काल इसका महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। पाषाण काल, पाषाण काल को मैंने क्या किया, अध्ययन के हिसाब से 3 भाग में बांट दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 30 लाख BC से 8000 BC। मध्य पाषाण काल 8000 BC से 4000 BC। और नवपाषाण काल 4000 BC से लेकर 2500 BC की घटना है। अगला क्लास मेरा इसी पे होगा। पूरे के पूरे एक क्लास में, 1 से 2 क्लास में पूरे का पूरे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल जो आती है उसका मैं जिक्र करूंगा। और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा और जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों, उसका मैं जिक्र करूंगा काफ़ी डिटेल्स में, मैप के साथ। भारत में किस किस स्थान पे पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, नव पाषाण काल का साक्ष्य मिला है, पूरा पाषाण काल में कौन कौन सा जगह है, वहाँ क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, क्या चीज़ का खोज हुई है, मानव का सभ्य क्या था, मानव का विकास कितना हो चुका था। मैं 1 बाय 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में जिक्र करूंगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल। मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया था। इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य तो है और इसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ा नहीं गया है अभी तक किसी इतिहासकार के द्वारा। इस कैटेगरी में हम लोग को 2 भाग में रखते हैं, 2 पॉइंट को लिखते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का काल पूछा जाता है 2500 BC से लेके 1500 BC, कहीं कहीं 1750 भी लिखा रहता है दोस्तों। मगर सर्वमत से देखा गया है तो सर्व जितने भी इतिहासकार का एक मत बाहर निकलता है वो 1500 BC निकला। दूसरा हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता, जो 1500 से लेकर 620 के बीच की घटना को वैदिक सभ्यता, और इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया दोस्तों। ऋग वैदिक सभ्यता, इस ऋग वैदिक सभ्यता में यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में एक वेद की रचना हुआ था, ऋग्वेद। और इसलिए इस कालखंड को ऋग वैदिक सभ्यता बोला गया है। और जस्ट 3 वेद और बच जाता है, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सामवेद तीनों वेद का रचना इस कालखंड में हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ा उत्तर वैदिक काल, इस वेद के भाग। तो इसका भी अच्छा पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या तरह की इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसमें किस तरह के मानव का विकास हुआ था, इसका क्या काम था। फिर इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, हमारा उस समय सभ्यता किस तरह से थी। ऋग्वेद में टोटल इस चीज़ का डिस्कशन किया गया है, सारी बात करेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल में आएंगे, फिर इसकी में पूरे सामाजिक आर्थिक सारी स्थिति को जानेंगे। तो मैं यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पूरा जानकारी मैंने ले लिया। अब जो महत्वपूर्ण बाहर निकल के आती है वो ऐतिहासिक काल, जो 600 BC से लेके 1950 BC तक इसका जिक्र किया गया दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 BC से लेकर, तो उसको मैंने क्या किया, अध्ययन के हिसाब से, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के अनुसार मैंने इसे 4 भाग में बांट दिया। प्राचीन इतिहास,
मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। मैं भारत के इतिहास के साथ साथ दोस्तों मैं विश्व के इतिहास के भी बारे में जानूंगा, जो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज, औद्योगिक क्रांति, इसमें आता हूँ, उसमें ढेर सारी चीज के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए पहले मैं देखता हूँ उसका सिलेबस क्या है। प्राचीन भारत, आइए प्राचीन भारत 600 बीसी से लेकर 712 एडी के बीच का जो कैलकुलेशन आया है, जो टाइम पीरियड आया है, वो प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा गया, जिसमें पहला है टॉपिक महाजनपद का। एक समय था 600 बीसी में, वो पूरे भारत 16 भाग में बटा हुआ था। मैं क्या करूंगा, इस क्लास का जब डिस्कशन करूंगा तो 16 महाजनपद का जिक्र करूंगा, कौन सा राजा था, क्या था, नहीं था, क्या इसकी भौगोलिक स्थिति थी, सारी डिस्कशन करना है। अगला टॉपिक छोड़ो, मगध साम्राज्य की बात आएगी, जो 600 से लेकर 300 पूरे 300 साल तक इस साम्राज्य का मैं डिस्कशन करूंगा। फिर इसके बारे में सारी चीज जानना है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या था, भौगोलिक स्थिति क्या था, मैप के द्वारा हम सारी चीज देखेंगे। इसके बाद आती है मगध साम्राज्य में एक मौर्य साम्राज्य भी आती है, जो 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक होती है। और इसी के साथ जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा था, जब उत्तर भारत में, जैसे दोस्तों ये रफली एक मैप है, तो मेरा जब ये उत्तर भारत में जिस समय इस साम्राज्य में, इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में जिस समय ये मौर्य साम्राज्य चल रही थी, उसी समय उसी टाइम में ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, उसमें संगम काल चल रहा था, चेत चल रहा था, पांड्य चल रहा था, चोल वंश चल रहा था, साथ साथ दोनों चल रहे थे। तो हम लोग जिक्र जब करेंगे मौर्य साम्राज्य के बीच में, इस कैलकुलेशन के बीच में हम सारी चीज इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाने के बाद मौर्योत्तर काल आता है, वह 184 बीसी से लेकर 313 एडी के बीच की घटना होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जब ये खत्म हो जाती है तो एक गुप्त साम्राज्य, जिसे स्वर्ण काल भी कहा गया है, ये जो साम्राज्य होती है, ये जो वंश था, ये जो समय था, कहा गया है पूरे के पूरे प्राचीन भारत के लिए एक स्वर्ण का समय माना गया था। इसमें काफी विकास हुआ था, मंदिरों का विकास हुआ था, चित्रकला का विकास हुआ था। वह 319 से लेकर 550 एडी के बीच की घटना है दोस्तों। इसके बाद फिर इसके खत्म हो जाने के बाद हर्षवर्धन आते हैं 606 से लेकर 647 के बीच में। इसी के बीच में ढेर सारा जो प्राचीन भारत के अंतर्गत बहुत सारा चीनी यात्री आते हैं, यूरोपियन यात्री आते हैं, ईरान से आते हैं, इसका भी मुझे जिक्र करना है इसके बीच में, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मध्यकालीन भारत के बीच आएंगे तो यहाँ 712 एडी से लेकर 1707 के बीच में ये घटना घटती है, जिसको फिर हम लोग अध्ययन के हिसाब से दो भाग में, मध्यकाल के पूर्व जो 18 ईस्वी से 1200 ईस्वी, पूरे 400 साल की घटना को हम लोग कहते हैं पूर्व मध्यकाल, और 12वीं से लेकर 18वीं लगभग 600 साल यहाँ पर भी आती है, तो उसको उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग राजपूत काल देखेंगे, पाल वंश देखेंगे, गुर्जर वंश देखेंगे। ये जो है उत्तर भारत का। उसी समय एक दक्कन का क्षेत्र होता है, दक्कन का क्षेत्र होता है दोस्तों, जो कि भारत के मिडिल क्षेत्र में आता है। उस क्षेत्र में चालुक्य वंश चलता है, पल्लव वंश चलता है, राष्ट्रकूट वंश चलता है। साथ ही साथ जब दक्षिण, इसी समय जब मैं 400 साल यानी 18वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में हमारे देश में 3 अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वंश का राजा शासक होते हैं। उत्तर भारत में राजपूत चल रहा होता है, पाल चल रहा था, गुर्जर चल रहा था। उसी वक्त जिस वक्त उत्तर भारत में ये लोग राज करते थे, उसी समय दक्कन क्षेत्र में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, तो उत्तर भारत यहाँ पर हो गया दोस्तों, मिडिल वाला क्षेत्र हो गया दक्कन का क्षेत्र, ये हो गया दक्षिण भारत। उसी समय चेर चल रहा था, पांड्या पे चल रहा था, चोल चल रहा था। अब जब हम इसके जिक्र करेंगे, इस टॉपिक पे आएंगे तो काफी डिटेल से मैप के द्वारा बताऊंगा। फिर हम चलते हैं उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं दोस्तों। वो 12वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में घटना होता है। उसमें भी ये मेरा उत्तर भारत का चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, चौहान चल रहा था और मुगल चल रहा था। उत्तर भारत, दिल्ली में इसका मेन शाखा होती थी। उसी समय जब दक्कन क्षेत्र में विजयनगर चल रही थी और बहमनी साम्राज्य चल रहा था, उसका मैं भी जिक्र करूंगा। साथ साथ दोस्तों दक्षिण भारत में उत्तर मध्यकाल मतलब 12वीं सदी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में चेर चल रहा था, काकतीय वंश चल रहा था, होयसल वंश चल रहा था दक्षिण भारत में। दोस्तों ये हम तो जो पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग कम से कम एक कॉपी पेन रखिए और पूरे अच्छे तरीका से नोट बनाइए शुरुआत में,
और जो मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है उसको लिखते जाइए और उसको रिवीजन कीजिए, आपको एक अच्छे ज्ञान मिल जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं, अभी ये शुरुआती है, अभी आप देख रहे होंगे वीडियो, तो बार बार कहता हूं इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझे लगे नहीं बहुत से बच्चे इसका फायदा उठा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोड़ो दोस्तों, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आधुनिक भारत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो 1707 से लेकर 1950। अब 1707 क्यों माना गया है, जाके पिछले वीडियो में देखिए, इसको आपको रीजन पता चल जाएगा। अब 1707 में अब क्या होता है, ये घटना घटती है आधुनिक भारत में, यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाती है। जो ही यूरोपियन कंपनी आता है तो मुगल साम्राज्य जो है टूटना शुरू हो जाता है, अंग्रेजों का भारत में विजय होता है। ये मुगल साम्राज्य जब टूटना शुरू होता है तो अंग्रेजों का भारत में क्षेत्र बाय क्षेत्र विजय होता है। हम लोग वहाँ डिस्कशन करेंगे। दास्ता का बंधन होता है हमारे देश में, जब यूरोपियन कंपनी आता है तो हमारे देश में सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी दृष्टि से हम लोग को बंधन में बांध दिया जाता है। जबरदस्ती हमारे भारत भी अपने नियम को लागू करता है और उसी का परिणाम होता है 1857 की क्रांति, जो हम लोग को बंधन में बांधता है। बहुत सा सांस्कृतिक क्या क्या होता है इसका सारी बात बढ़ाएंगे। तो 1857 क्रांति जो होती है इसी के दिन है। इस पर राष्ट्रवादी जागरण क्या उद्भव होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पे इतना जुल्म करता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और सब पार्टी का जन्म होता है, और धीरे धीरे कहीं न कहीं अंग्रेजों को इससे कमजोर करता है। और स्वतंत्रता संग्राम एवं आंदोलन होता है, गांधी जी का आंदोलन होता है जिसमें असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, वो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है और अंततः अंग्रेजों को भागना पड़ता है। तो दोस्तों ये जितना भी मैंने बताया वो टोटल का टोटल कहीं ना कहीं हमारे भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और वन बाय वन इसका भी ढेर सारा टॉपिक है, मैंने पूरा जगह नहीं था, मैंने यहाँ नहीं लिखा। फिर जैसे मुगल साम्राज्य का विघटन होगा तो वन बाय वन इसका भी ढेर सारा ब्रांच निकलेगा, कैसे टूटा, नहीं टूटा, इसकी परिणाम क्या आया, क्या कमी थी, सारी बात हम लोग को देखेंगे। अब इसी के साथ साथ हम लोग को सिलेबस में कहीं ना कहीं सभी एग्जामिनेशन में विश्व इतिहास का भी जिक्र किया जाता है। तो आधुनिक विश्व का भी इतिहास हम लोग देखेंगे। तो इसको भी मैंने 3 भाग में बांट दिया। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी यानी 200 साल की घटना। फिर 1750 से लेकर 1950 के बीच में क्या घटना घटा विश्व के क्षेत्र में, विश्व के संदर्भ में, और 1900 से लेकर 1950 के बीच में विश्व में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना क्या घटा उसका भी जिक्र करना है। तो देखते हैं, पहला हम लोग बात करते हैं आधुनिक से लेकर संबंधित 1400 से लेकर 1600 एडी के बीच में 3 महत्वपूर्ण कार्य होता है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज। ये जो 3 टॉपिक है ये मुख्य रूप से यूरोप क्षेत्र में होता है, क्योंकि यूरोप आज के भी समय में काफी विकसित है। तो क्योंकि पुनर्जागरण का मतलब होता है अपने आप को जागना। कहीं ना कहीं अंधविश्वास के क्षेत्र में ये सब लोग बंधा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने समय से पहले पुनर्जागरण हुआ, मतलब कि अपने आप को जागा। इस पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ, क्योंकि उस समय धर्म में काफ़ी कमियां थी, काफ़ी आलोचनात्मक तथ्य था। तो उस सब क्या किए, समय रहते ये लोग आंदोलन किए और धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत हुई। और भौगोलिक खोज हुआ, जैसे पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये लोग तो कहीं ना कहीं भारत की या पूरे विश्व का खोज किया था। तो कहीं ना कहीं अभी भी और उस समय भी ये लोग आगे थे। अब चलते हैं 1750 से लेकर 1900 के बीच में। जो ही 1750 में या 1760 में ब्रिटेन में, सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसी का परिणाम था पूरे भारत में भी इस चीज़ का क्रांति, हम लोग के देश में भी इसका आया। तो औद्योगिक क्रांति हुई, इसके बाद अमेरिकी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 से लेकर 83 तक। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 17 पूछा जाता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, 1776 से लेकर 83। और राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का परिणाम क्या होता है, जर्मनी और इटली का एकीकरण हो जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, क्योंकि एक समय था जर्मनी और इटली बहुत भागों में बांटा हुआ था, 10, 15, 20 भागों में बांटा हुआ था। देश एक था, सभी राजा एक साथ अलग अलग क्षेत्र में राज करता था, मगर वहाँ की व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और कहा नहीं, सब एक हो जाते हैं। और इसके लिए बहुत सा आदमी ने, बहुत सा नेता ने इसमें सहयोग करके जर्मनी को एक कर लिया, इटली को एक कर लिया। इसलिए हमारे विश्व इतिहास में जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो 1870 में ये कंप्लीट हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं 1900 से लेकर 1950 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक हुआ था दोस्तों।
और रूसी क्रांति 1917 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में था। कहा जाता है ये पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, ऐसा युद्ध अभी तक नहीं हुआ है और मैं आशा करता हूँ नहीं भी हो। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका कीजिएगा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा शुरुआत का और इसको नोट कीजिए और इसको 1 बाय 1 पढ़िए। हम लोग आप क्या करेंगे, देखिए ये सब जो देख रहे हैं ना आप, बीपीएससी का मेंस का जब एग्जामिनेशन देंगे तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक किसी भी टॉपिक से पूछा जाता है। जैसे अभी 2019 का जो बीपीएससी का मेंस हुआ था तो उसमें फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र किया गया था, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो इतना आपको दिया हुआ है ये सब विश्व भूगोल से, विश्व इतिहास से सॉरी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक पर डिस्कशन, जैसे पुनर्जागरण की बात होता है तो कहाँ से शुरुआत हुई, लगभग 1 घंटा का लेक्चर है, 1-2 घंटा का लेक्चर है, 2 घंटा 2 वीडियो बनेगा और पूरे वीडियो को आप सब देखिएगा तो हमको नहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत होगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी वीडियो 20 मिनट 18 मिनट 16 मिनट हो जाए और उसी में सारी मैटर को ख़त्म हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो होने से देखने में भी मज़ा नहीं आता है दोस्तों। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। फिर हम लोग अगला जो इतिहास का जो टॉपिक होगा वो होगा, इस पर हम लोग पाषाण काल स्टोन एज के बारे में काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे और आशा करते हैं आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।